नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो जी हां, आज सबसे पहली और प्रमुख खबर है सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई। जी हां, अब इंतजार खत्म हो चुका है और स्वागत के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, तैयार है इस वक्त। तो सुनीता विलियम्स कल सुबह धरती पर कदम रखेंगी और उसके बाद में किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहेगी बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है भारत से जुड़ी, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है भारत, बल्कि निर्णायक भूमिका में है भारत, ये बात कही गई है। आखिर विदेश मंत्री ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है, किस तरीके से भारत के नजरिए को पूरी दुनिया के सामने रखा है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही तीसरी और प्रमुख खबर है पटना से जुड़ी, जी हां, जहां पर ईडी के रडार पर है सुखपूरा लालू परिवार। और आज एक बार फिर से ईडी ने पूछताछ की है। आखिर किन किन से पूछताछ हुई और आगे किन किन से पूछताछ होगी, क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की और सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की 9 महीने 13 दिन बाद धरती पर वापसी हो रही है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। दरअसल सुनीता विलियम्स सिर्फ 8 दिनों के लिए स्पेस में गई थी, लेकिन उसके बाद वहां पर वो फंस गई। उनके साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट्स भी वापस आ रहे हैं। आज सुबह 10:35 पर उनका यान स्पेस स्टेशन से अलग होकर धरती की ओर रवाना हो चुका है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अंतरिक्ष से धरती का सफर लगभग 17 घंटे का होगा। चारों एस्ट्रोनॉट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 19 मार्च यानी कि कल सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और हर कोई उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना भी कर रहा है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स की वापसी से जुड़े हुए अहम बिंदु। तो वापसी का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 9 महीने बाद धरती पर लौटेंगे सुनीता विलियम्स और उनके साथी भी इस दौरान वापस लौट रहे हैं। स्पेस एक्स में के क्रू ड्रैगन से अंतरिक्ष यात्रियों की ये लैंडिंग होगी। कल सुबह 3:27 का वो समय दिया गया है। 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर अंतरिक्ष यात्री उतरेंगे, जिसका आपको बता दें कि लाइव प्रसारण भी होगा। हम सभी यानी कि पूरी दुनिया की नजर इस पर लगातार बनी हुई है। पृथ्वी पर लौटने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका लाइव प्रसारण नासा के जरिए किया जा रहा है, ताकि हर कोई उस पूरी प्रक्रिया को देख पाए, समझ पाए। वापसी के लिए फाल्कन 9 रॉकेट से क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया था और ISS पर नए क्रू को पहुंचाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। जब ये मिशन के लोग वहां पर पहुंचे तब सुनीता विलियम्स की वापसी हो रही है। रविवार को ISS पर ये ड्रैगन कैप्सूल पहुंचा था और वो मुलाकात हुई थी। मुलाकात की तस्वीरें भी हम सभी ने देखी, किस तरीके से मुलाकात करती हुई सुनीता विलियम्स गले मिलकर नजर आई। सोमवार को ये पूरी वापसी की प्रक्रिया जो शुरू हुई, यानी कि सोमवार को जो पूरा कैप्सूल है उसको दरवाजे, उसके गेट बंद हुए। आज स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हो चुका है, यानी कि धरती की ओर अनडॉकिंग उसकी हो चुकी है और धरती की ओर वो आ रहा है। इसके साथ ही 8 दिन की जो स्पेस यात्रा थी वो 9 महीने तक पूरी खिंच गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अंतरिक्ष से धरती तक का पूरा सफर आपको बता रहे हैं। 18 मार्च यानी कि आज सुबह 10:35 पर अनडॉकिंग हुई है। 19 मार्च को यानी कि कल सुबह 2:41 पर वायुमंडल में प्रवेश होगा और उसके बाद 3:27 पर समुद्र में लैंडिंग होगी अंतरिक्ष यात्रियों की। तो ये पूरा जो सफर है वो इस वक्त आपको बताया किस तरीके से 5 स्टेप होंगे। इसके साथ ही आपको अगले बिंदुओं की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि ये तो धरती का पूरा सफर, अंतरिक्ष से लेकर धरती का सफर। इसके साथ ही 6 स्टेप्स में लौटने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको बता रहे हैं। पहली वापसी की तैयारी, अंतरिक्ष यात्री सूट पहनते हैं, जो गेट है वो बंद होता है। सेकंड बिंदु आता है उसका ISS से अलग होना, यानी कि स्पेसक्राफ्ट जो है वो पोर्ट से अलग होता है। छोटे ड्रैको थ्रस्टर्स यान जो उसको धकेलते हैं धरती की तरफ। और उसके बाद तीसरा आता है डी ऑर्बिट बर्न, यानी कि ये डी ऑर्बिट जो है वो बर्न शुरू करता है और अपनी कक्षा की उल्टी दिशा में से फायर किया जाता है। गति कम होती है और उसके बाद में यान धरती के
करीब धीरे धीरे पहुंचता है। तो किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया है वो इस वक्त आपको बता रहे। चौथी प्रक्रिया आती है वायुमंडल में प्रवेश, जो कि कल होनी है, यानी कि यान जब उस दौरान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करता है धरती की, और गति कम होती है, यान धरती के करीब धीरे धीरे पहुंचता है। वायुमंडल में प्रवेश के बाद में हम देखें तो अगली आती है पैराशूट खुलना और उसका नीचे उतरना। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर 2 ड्रॉप पैराशूट खुलते हैं, फिर 6,000 फीट की ऊंचाई पर 4 पैराशूट खोले जाते हैं और यान की स्पीड उस दौरान 24 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है जब ये धरती की तरफ बढ़ता है। उसके बाद में छठा लास्ट होता है स्प्लैश डाउन और रिकवरी। समुद्र में यान उतरता है, रिकवरी जहाज तैयार रहता है, टीमें यान तक पहुंचती हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से बाहर निकालती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकालकर उनके स्वास्थ्य की पूरी जांच की जाती है। तो ये 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स में किस तरीके से अंतरिक्ष से धरती पर जो लौटने की पूरी प्रक्रिया है एस्ट्रोनॉट्स की, वो हमने आपको बताई। इसी के साथ में हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। असीम इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। असीम, पूरी दुनिया इस वक्त तैयार है सुनीता विलियम्स जब लौटेंगी और लगातार उनके सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं इस वक्त। बिल्कुल कृतिका, हम सबकी सांसें अटकी हुई हैं। आपने खुद बताया हमारे दर्शकों को कि सिर्फ 8 दिनों के इस मिशन पे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन पे गए थे, और 8 दिनों का एक संक्षिप्त छोटी सी यात्रा, सोचिए 272 और उससे भी ज्यादा दिनों का, 9 महीने से भी ज्यादा दिनों तक वो वहां पे रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये मुश्किल भरा रहा होगा सुनीता विलियम्स के लिए और उनके साथी के लिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया, जो प्रोसेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जबकि वहां पे जो दोनों स्पेस यात्री थे, स्पेस एस्ट्रोनॉट्स, वो उनकी रवानगी हो चुकी है पृथ्वी की तरफ। 17 घंटे की ये जर्नी है कृतिका, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगले कल सुबह लगभग 3:30 बजे 3:27 तक पहले सुबह पृथ्वी पर वो सकुशल लौटने की उम्मीद की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो सारा प्रोसेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे पहले भी हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कल्पना चावला का हमारे पास एक एग्जाम्पल है किस तरह से चीजें हुई। तो जो वैज्ञानिक है नासा के, वो बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी गलत ना हो, क्योंकि 1 से 2 बार इस तरह की गलतियां हो चुकी हैं जो मिशन को भेजने में। लेकिन अब जब ड्रैगन कैप्टर क्रू 9 मिशन धरती की तरफ लौट रहा है, तो मैं थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों के लिए कि जो ध्वनि की गति होती है उससे 22 गुना ज्यादा स्पीड से ये जो यान है वो पृथ्वी की तरफ लौट रही है। अब सोचिए, हम जब बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह हमारी आवाज जाती है, उससे भी 22 गुना स्पीड, जिसे कि मैक 22 स्पीड कहा जाता है, उस स्पीड से ये धरती की तरफ ये कैप्सूल आ रहा है। एक बात। दूसरी बात कि जब ये कैप्सूल, ये जो मिशन है ड्रैगन कैप्सूल जिसे हम कह रहे हैं, ये जब कक्षा में वायुमंडल में जब ये ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, तब इसकी स्पीड कहा जा रहा है कि लगभग 27,359 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये नीचे की तरफ आ रहा है। सोचिए 27,359 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ आ रहा है। इसलिए नासा ने क्या किया है, इस क्रू 9 मिशन में, इस मॉड्यूल में जो है वो ऐसे चीजें लगाई हैं जो उसको स्पीड को कम कर देगा और उसको गिराकर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाएगा। ठीक है, जब इसकी रफ्तार बहुत कम हो जाएगी तब इसे संबोधित बताया जाएगा और फिर आगे का किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर कल सुबह 3:30 बजे का वो समय होगा जब सुनीता विलियम्स धरती पर लैंड करेंगी और हम सभी की नज़र इस पर है। हालांकि इसी के साथ ही इस पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी नासा के जरिए किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया की नज़र इस पर लगातार बनी हुई है। खबर इस पर नजर हमारी लगातार इस खबर पर बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं न्यूज मंच में, जहां आपको बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले संबंधित धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर पहुंची। साथ ही उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी पूछताछ के लिए वहां पहुंचे। दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई, अलग अलग समय दोनों को दिया गया था। और इसके साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि कल आरजेडी प्रमुख लालू यादव से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और अब ईडी को कुछ और नए सबूत मिले हैं और इसलिए अब एक बार फिर से पूछताछ हो रही है। हालांकि ये पूरा मामला आज का नहीं बल्कि साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। और इस पूरे मामले में अब तक 30 लोगों को आरोपी भी बनाया जा चुका है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर डालते हैं नजर। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूछताछ इस वक्त की जा रही है। राबड़ी देवी ईडी के सामने आज पेश हुई और सिर्फ राबड़ी ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी आज पेश हुई। ईडी दफ्तर में राबड़ी देवी से आज पूछताछ की गई। दोनों को अलग अलग समय दिया गया था। ईडी की तरफ से समन जारी हुए थे और अलग अलग समय पर दोनों से पूछताछ हुई। तेज प्रताप यादव भी इस दौरान जांच का हिस्सा बने, उनसे भी पूछताछ की गई इस पूरे स्कैम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लालू परिवार के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5 सदस्य जो हैं वो आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर के, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी, तेज प्रताप, राबड़ी और हेमा मीसा, ये सभी इस पूरे मामले में सीधे तौर पर हम देखें तो उनको आरोपी बनाया गया है। लालू यादव को आपको बता दें कि 19 मार्च यानी कि कल तलब किया गया है। इसके साथ ही ईडी सीबीआई के रडार पर है इस वक्त पूरा लालू परिवार, जहां जांच में शुरुआत से ही सीबीआई भी शामिल रही है इस पूरे घोटाले के बाद में। और सीबीआई ने 3 अलग अलग चार्जशीट भी दायर की है इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि जो लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं फिलहाल वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सभी में समान है कई आरोपी, यानी कि जो अलग अलग चार्जशीट दायर की गई हैं उसमें जो आरोपी हैं लगभग एक जैसे ही आरोपी इस दौरान नजर आए हैं। साथ ही साजिश वाला एंगल भी एक ही दिखाई पड़ता हुआ नजर आता है जो चार्जशीट दायर की गई है सीबीआई की तरफ से। मनी लॉन्ड्रिंग का एक एंगल भी निकलकर इस दौरान सामने आया है। इस पूरे चार्जशीट के दौरान ये भी इसमें निकलकर सामने आया। इसके अलावा आपको बता दें कि पूरी मनी ट्रेल को समझने के लिए ईडी को भी इस पूरे मामले में, इस पूरी जांच में शामिल किया गया है और उसके बाद में ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब इस दूसरी जांच एजेंसी ने भी लालू यादव को समन भेज दिया है इस पूरे स्कैम, इस पूरे घोटाले को लेकर के। इसके अलावा ईडी की चार्जशीट में भी कई सारे खुलासे किए गए हैं। इसमें एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी का भी नाम इस वक्त शामिल किया गया है जो ये चार्जशीट आई है। इसके अलावा राबड़ी देवी की गौशाला का जो पूर्व कर्मचारी है हृदयानंद, उसका नाम इसमें शामिल किया गया है और उसको भी आरोपी बनाया गया। साथ ही आपको बता दें कि हृदयानंद ने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी। ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। 2004 से लेकर 2009 के बीच का ये पूरा मामला, जहां बाद में संपत्ति को हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि किस तरीके से नौकरी के बदले जमीन का ये पूरा घोटाला जो था वो सामने आया था। अब उसमें एक एक करके सारी परतें खोली जा रही। 2024 में ईडी ने एक नया आरोप पत्र दायर किया। राबड़ी, मीसा, हेमा के अलावा एक और को आरोपी बनाया गया था उस दौरान ईडी की तरफ से। 11 मार्च को तेज प्रताप और हेमा यादव को भी ईडी ने तलब किया, उनसे भी पूछताछ की गई और लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई सवाल इन दोनों से किए गए। दोनों को निजी मुचलके पर जमानत फिलहाल दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं आरजेडी की टेंशन इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिर लैंड फॉर जॉब स्कैम है क्या, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। सीबीआई ने लालू यादव पर कई सारे आरोप लगाए हैं। क्या है वो आरोप, वो भी आपको बताते हैं। 2004 से लेकर 2009 के बीच में रेल मंत्री रहते हुए ये पूरा घोटाला किया गया था, ये बात सीबीआई की तरफ से कही गई। इसके अलावा कहा गया कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगा है, नौकरी उन लोगों को दी गई है और उसके बदले में उनसे जमीन ली गई है। परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी हड़पी गई है और ये पूरा मामला उस दौरान निकलकर सामने आया। इसके साथ ही जमीनों के बदले बड़े पैमाने पर ये नौकरियां दी गई, यानी कि जो लोग हैं उनको नौकरियां बांटी गई और इन नौकरियों के बदले में उनसे जो उनकी जमीनें थी वो ली गई। ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से ये जमीनें ली गई हैं और उस दौरान ये पूरा घोटाला सामने आया। चार्जशीट में घोटाले के जोन के बारे में भी जानकारी पूरी दी गई है। जो चार्जशीट सामने आई उसमें भी ये पूरी जानकारी दी गई है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में ये जॉब्स दी गई है, क्योंकि उस दौरान लालू यादव रेल मंत्री थे। और ये सिर्फ बात बिहार की नहीं बल्कि देश में अलग अलग जगह की 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन उस दौरान ली गई, जबकि उस समय जमीन की कीमत 4.39 करोड़ रुपए थी, जो कि मात्र 26 लाख में ले ली गई। तो यानी कि कम पैसे दिए गए और जमीन मालिक को कैश में इसका भुगतान किया गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला सामने आया था और अब इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है। और फिलहाल अभी लालू परिवार से एक बार पहले पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ और सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और उसके बाद में अब दोबारा से उनसे जो पूरी पूछताछ है पूरे परिवार से वो की जा रही है। कल लालू यादव को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मधुरेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? लालू परिवार की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही। आज राबड़ी देवी और साथ ही उनके बेटे से पूछताछ हुई है और कल लालू यादव से पूछताछ होनी है। हाँ जी बिल्कुल। आज सुबह ईडी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे राबड़ी देवी को बुलाया था पूछताछ के लिए। राबड़ी देवी जब ईडी कार्यालय पहुंची तो उनके साथ में मीसा भारती भी, उनकी बेटी, और पाटलिपुत्र से जो सांसद है वो भी उनके साथ थी। और अभी भी कार्यालय में मीसा भारती वहां पे मौजूद है और राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है। जबकि 12 बजे का जो वक्त था वो तेज प्रताप यादव को दिया गया था पूछताछ के लिए। अभी तेज प्रताप भी ईडी कार्यालय में ही है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो अंदर से सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये बताया गया है कि दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। और जो पूरा मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ की जा रही है। तो ये सबसे पहले जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से पैसे की हेरफेर की गई और जो जमीन खरीदी गई जो करोड़ों रुपए की थी वो कुछ लाख रुपए में कैसे खरीदी गई, उसका हस्तांतरण कैसे किया गया। और एक बाकायदा इन सब के लिए एक कंपनी का भी फॉर्मेशन किया गया था। उस कंपनी का फॉर्मेशन किस तरीके से किया गया और किसकी देख रेख में ये सारा कुछ हो रहा जी। इसके साथ ही मधुरेश, अगर हम देखें तो आज भी कई सारी सवाल जवाब कहीं ना कहीं दोनों से किए गए। क्या इस बात की जानकारी अभी तक मिल पाई है कि किस तरीके के सवाल किए गए? साथ ही एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि अब इसमें एक नया नाम और जुड़ गया है, हृदयानंद का, जो कि गौशाला का कर्मचारी था उस दौरान का। तो इससे जुड़ी हुई क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं अभी तक, मधुरेश? देखिए, हृदयानंद जो अभी तक बताया जा रहा है कि वो वहां का एक अदना कर्मचारी था जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू उस घर में नहीं थी, लेकिन उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। जो जमीन था पहले उसके नाम पे ट्रांसफर किया गया और फिर उसने जमीन हेमा यादव जो कि लालू प्रसाद की बेटी है उनके नाम पे ट्रांसफर किया। तो डायरेक्ट ट्रांसफर करने के बजाय ये जो जमीन थी ये एक ग्रुप के थ्रू ट्रांसफर किया गया ताकि इस तरह का शक ना हो। लेकिन जब, और निश्चित रूप से शुरुआती जांच जब हुई तो वो पकड़ में भी नहीं आया, लेकिन जब ईडी और सीबीआई ने मिल करके जांच किया तो ये बात सामने आई कि हृदयानंद के थ्रू जो जमीन हेमा यादव को ट्रांसफर किया गया उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और जो प्राइमरी व्यक्ति था जिससे हृदयानंद को जमीन ट्रांसफर की गई उसके पोते को रेलवे में नौकरी दी गई। फिलहाल अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से जांच हो रही है, क्योंकि अभी लालू यादव को पूछताछ के लिए कल बुलाया गया है, इसके बाद में क्या आगे भी और पूछताछ की जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से ये जो पूछताछ का सिलसिला है अभी लग रहा है कि अभी और आगे तक जाएगा। हो सकता है तेजस्वी को भी बुलाया जाए, लेकिन सबकी नजर कल पर है क्योंकि कल राजद प्रमुख लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि लालू यादव पहले से जमानत पे इस मामले में चल रहे हैं, लेकिन पूछताछ के बाद क्या बातें सामने आती है वो भी गौर के साबित होगी। और अगर तेजस्वी से पूछताछ होती है तो भी ये एक नया मोड़ ले सकता है। जहां तक आज की बात करें तो आज राबड़ी देवी और तेज प्रताप के पहुंचने से पहले ही सैकड़ों की संख्या में राजद समर्थकों ने आरजेडी जो समर्थक हैं वो उन्होंने ईडी कार्यालय को घेर रखा था और वो वहां पे लगातार राजद और तेजस्वी राबड़ी के नाम के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि वो सड़क बिल्कुल जाम कर दी गई है। जो राबड़ी और तेज प्रताप की जो गाड़ी है वो भी मुश्किल से ईडी कार्यालय तक लाई जा सकी थी। तो ऐसे में समझा जा रहा है कि कल जब लालू आएंगे तो जो समर्थक है उनकी भीड़ और वहां पे बढ़ सकती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2025 का आज दूसरा दिन है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इसमें हिस्सा लिया और कई विषयों पर भारत का रुख साफ किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर और यूएन पर भी खुलकर बात की। भारत का नजरिया पूरी दुनिया के सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जोखिम उठाने के लिए आपको बड़ा देश होने की जरूरत नहीं है।
इसके साथ ही विदेश मंत्री ने वैश्विक राजनीति में निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया और पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को भी आड़े हाथों लिया। करेंगे चर्चा इस पर अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार के रायसीना डायलॉग में हो रही चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देने के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। विदेश मंत्री आज रायसीना डायलॉग के दौरान और क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ अहम बिंदु रहे, आइए नजर डालते हैं उस पर। तो भारत का नजरिया सामने रखते हुए विदेश मंत्री आज नजर आए, जहां पाकिस्तान से लेकर के यूएन तक खुलकर विदेश मंत्री ने बोला है। कश्मीर को लेकर यूएन पर, कश्मीर और यूएन पर जब सवाल किए गए तो कश्मीर मुद्दे पर यूएन की भूमिका पर ये सवाल उनसे किए गए थे, जिस पर उन्होंने भारत का नजरिया है वो साफ किया। उन्होंने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर के महत्व जो है उस पर भी जोर देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान नजर आए। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कश्मीर पर अवैध कब्जा, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूएन का जो रुख है जहां आक्रमण को विवाद में बदला है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि यूएन का किया रुख जहां आक्रमण को विवाद में बदल दिया गया, हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया, ये बात विदेश मंत्री की तरफ से कही गई है कि जब भारत ने यूएन का रुख किया था तो उस दौरान हमलावर और पीड़ित को एक ही बराबर माना गया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन, कनाडा और यूएस जैसे देशों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। तो कश्मीर को लेकर यूएन पर भी सवाल करते हुए विदेश मंत्री नजर आए हैं। इसके साथ ही और किन किन मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सीधे तौर पर भारत का नजरिया रखा, जहां घरेलू व्यवस्था पर सीधे तौर पर फोकस रहा विदेश मंत्री का। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। वैश्विक व्यवस्था में होनी चाहिए निष्पक्षता, ये बात विदेश मंत्री की तरफ से आज रायसीना डायलॉग के दौरान कही गई। इसके साथ ही आगे उन्होंने कमजोर देशों को भी सुरक्षा का अधिकार है, ये बात उनकी तरफ से कही गई कि जो कमजोर देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनको भी सुरक्षा का अधिकार है, उन्हें भी सुरक्षा होनी चाहिए। जोखिम उठाने के लिए बड़ा देश होना आवश्यक नहीं है, ये बात भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से आज कही गई है। इसके अलावा निष्पक्ष और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत की बात उनकी तरफ से कही गई। तो ये तो घरेलू जो व्यवस्था है उस पर फोकस की बात उन्होंने रखी। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर अपनी बातें आज रखी हैं। उन्होंने अगली बात करी पुरानी व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि सभी को समझना चाहिए व्यवस्था का महत्व, जो व्यवस्था है उसका महत्व हम सभी को समझना चाहिए, हर देश को समझना चाहिए। पुराने व्यवस्था अपने समय की उपज थी, लेकिन जब समय बदलता है तो उस व्यवस्था को भी बदला जाता है। एक जैसे मुद्दे पर अलग अलग तरीके से ये व्यवस्था लागू होती थी, लेकिन अब समय भी बदल रहा है और व्यवस्थाएं भी बदलनी चाहिए। इसके साथ ही पश्चिमी देशों को भी आईना दिखाते हुए विदेश मंत्री नजर आए। इस दौरान आपको बता दें कि म्यांमार और पश्चिमी देशों में सैन्य तख्तापलट का उल्लेख इस दौरान उन्होंने किया। वैश्विक मानकों में निष्पक्षता और स्थिरता की आवश्यकता है, ये बात विदेश मंत्री की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर वैश्विक व्यवस्था की गहन समीक्षा का भी आह्वान उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने दुनिया में शक्ति के बदलने संतुलन को मान्यता देने का भी आग्रह किया है। तो ये तमाम बातें आज उनकी तरफ से कही गई, यानी कि सीधे तौर पर कई सारे मुद्दों को लेकर जो भारत का नजरिया है पूरी दुनिया के लिए, वो नजरिया रखते हुए आज नजर आए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर रायसीना डायलॉग के दौरान। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, हालांकि अगर हम देखें तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने जब जब ये मुद्दा उठाया तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है और तब तब भारत की तरफ से सीधा जवाब उसे दिया गया है। लेकिन इस बार रायसीना डायलॉग के दौरान आज दूसरा दिन है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई सारे मुद्दों को लेकर चीजें साफ कर दी हैं, भारत का नजरिया पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, विदेश मंत्री एस जयशंकर एक ऐसे सेशन में भाग ले रहे थे जिसका बहुत ही रिलेवेंस था, बहुत ही प्रासंगिक था वो सेशन, थॉर्न्स एंड थ्रोन्स, डिफेंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस। मतलब जो कई देशों के द्वारा बाहर हस्तक्षेप होता है किसी दूसरे देश में, इस पर वो केंद्रित था वो पूरा सेशन। और उस सेशन में उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब पश्चिमी देश किसी देश में जाते हैं, किसी ग्लोबल साउथ के देश में, तो उससे वो बोलते हैं कि डिफेंडिंग द डेमोक्रेटिक फ्रीडम। और जब कोई ग्लोबल साउथ का कोई देश पश्चिमी देशों में जाता है तो उसको वो बोलते हैं कि ये जो है मेलाइन इंटेंशन से आए हैं। तो उन्होंने एक तरीके से ग्लोबल साउथ और जो ग्लोबल नॉर्थ है, खास करके जो विकसित देश है जिनका कोलोनियल एक एटीट्यूड रहा है कई मामलों में, उस पर उन्होंने प्रहार दिया। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि यूएन में जब भारत गया था कश्मीर के मुद्दे पर, तो उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक ही तराजू में रख दिया गया, दोनों को बराबर कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने अटैक किया था और भारत उसका विक्टिम था।
तो एस जयशंकर बहुत ही साफ गोई से एक आईना दिखा रहे थे पूरे वेस्ट को, जो लंबे समय तक दुनिया की सभी चीज़ों पे, राजनीति पे, दुनिया के अर्थतंत्र पे, दुनिया की सैन्य ताकत पे, सब पे कंट्रोल था उन्हें। आज जब दुनिया डिसेंट्रलाइज हो रही है, भारत दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहता है। एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो पूरा उद्देश्य है कि दुनिया में एक बड़े पावर के रूप में उभरना, और इसमें उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और उन्होंने कहा कि भारत इसी लॉन्ग टर्म व्यू के साथ काम कर रहा है। इसीलिए जहां भी जरूरत होती है वहां एक कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस की बात होती है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात भारत कहता है। इसीलिए भारत लगातार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करता रहा है कि एक जो अस्थाई, एक जो कंसिस्टेंट नजरिया भारत का रहा है कि किसी दूसरे देश में इंटरफेयर मत करिए, और अगर जरूरत पड़े तो वो देश आपस में अपने में खुद से बात करके अपनी समस्याओं को हल करे। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी आज के दिन में, जबकि देखिए रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ जो है इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, उसके भी लगातार बातचीत होती है, सीज फायर होता है। तो भारत लगातार कहता रहा है कि डायरेक्ट बात कीजिए। तो इसी पूरे ट्रैजेक्टरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दुनिया के सामने रखा और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि पुराना जो यूएन था, पुराना जो संयुक्त राष्ट्र था, वह पुरानी सच्चाई को, उस समय चूंकि ग्लोबल साउथ के देश जो थे उपनिवेश से अभी आज़ाद हुए थे, उनके पास उतनी ताकत नहीं थी, उनके पास उतनी आवाज़ नहीं थी। आज वो इंटरनेशनल ऑर्डर अभी अपेक्षित नहीं है। आज दुनिया के कई देश, ग्लोबल साउथ के कई देश बड़े बन गए हैं, उनका विकास हो रहा है, वो राजनयिक अपनी क्षमता, उनकी सैन्य क्षमता भी बढ़ रही है। ऐसे में जो यूएन का जो पूरा जो बनावट है, यूएन की उस बनावट को बदलना चाहिए, इसकी तरफ उनका संकेत था। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं, हम पुराना इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं, नया इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं जिसमें कि डायलॉग की प्राथमिकता होना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने कहा इस तरीके से यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर भारत का जो नजरिया है वो पूरी दुनिया के सामने आज रायसीना डायलॉग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से रखा गया, जिस पर अब सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत अब वो भारत नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब कई सारी चीजें बदल गई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।